गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हेमकमल रोज हैप्पी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान हुए उनके बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको समझते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले समझें। द डायनेस्टीज डैट रूल्ड दिल्ली, दिल्ली पर किन किन साम्राज्यों ने शासन किया उनके बारे में जानना है। इसके बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिली उन सोर्सेज के बारे में समझना है। फिर जो डायनेस्टीज जिन्होंने यहाँ शासन किया वो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, और इसी के बीच में एक इन्वेंशन ऑफ तैमूर का है उसको भी समझना है। फिर सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और ये सारे सल्तनत जो थे इनके डिक्लाइन का काउज क्या था इसको समझना है। तो चैप्टर को अब बारीकी से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए डायनेस्टीज डैट रूल दिल्ली। तो ये जो पीरियड है 1206 टू 1526 कॉमन ईरा, ये पीरियड कहलाता है दिल्ली सल्तनत पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड 5 डिफरेंट डायनेस्टीज रूल दिल्ली रीजन। तो इस दौरान 5 साम्राज्यों ने दिल्ली पर शासन किया। वो पांचों साम्राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। दूसरा है खलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तीसरा है आपका तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। चौथा है सैयद डायनेस्टी, और पांचवा लोधी डायनेस्टी। अब इन सभी डायनेस्टीज के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इन डायनेस्टीज के बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिली, सोर्सेज के बारे में। द क्वाइंस, आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, मॉस्क्यूज, द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड दोज ऑफ द कोर्ट क्रॉनिकल्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपुल ऑफ दोज टाइम्स। तो प्राचीन समय के जो सिक्के हैं, उस समय की जो कलाकृतियाँ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, मस्जिद हैं, या जो वैसे विदेशी यात्री जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उन सब चीज़ों के अध्ययन से हमें इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ज्ञात होता है। द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को एंड हिज ट्रेवलॉग्स प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो देखिए कुछ उदाहरण यहाँ जैसे दिए हुए हैं। जैसे इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, तुगलक के टाइम में, मोहम्मद तुगलक के टाइम में आया, उसके दरबार में रहा। उसने उस समय वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी तौर तरीके थे उसको देखा, उसका अध्ययन किया और अपनी किताबों में उसका वर्णन किया। तो उनको पढ़कर हमें जानकारियाँ मिली मोहम्मद तुगलक के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। लिटरेरी वर्क्स ऑफ मिनहाज सिराज कॉल्ड तबाकत ई नसीरी टेल अस अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। तो ये भी देखिए कुछ और किताबें हैं, जैसे मिनहाज सिराज, इसको पढ़कर भी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हसन निजामी, ए माइग्रेंट फ्रॉम गजनी, प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हसन निजामी एक और ट्रैवलर्स हैं जो कि माइग्रेंट थे, गजनी के यहाँ से वापस यहाँ आकर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो ये सब सोर्सेज हुए जिससे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं इन लोगों के बारे में, इन डायनेस्टीज़ के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले हम रूलर्स को समझते हैं। दो चार शासक तो ढेर सारे हुए, 4 मुख्य शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड गयासुद्दीन बलबन। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर था, संस्थापक। ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। ही वॉज अपॉइंटेड बाय हिम टू लुक आफ्टर हिज टेरिटरी इन इंडिया, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान इन 1206 कॉमन ईरा एंड रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। तो ये जो क्या था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसको कि मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्र की देखभाल के लिए भारत में उसको अपॉइंट किया था। और जब गौरी की मृत्यु हो गई तो इसने अपने आप को यहाँ का राजा
घोषित कर दिया। ऐबक वाज फेमस फॉर ही जेनरसिटी, यह अपने जेनरसिटी के लिए, दयालुता के लिए बहुत ही फेमस था। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम बट कंप्लीटेड लेटर बाय इल्तुतमिश। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था लेकिन पूरा नहीं कर सका, पूरा करने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। ही रूल्ड ओनली फॉर 4 ईयर्स, सिर्फ 4 वर्ष के लिए इसका शासन चला और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु 1210 कॉमन इरा में हो गई। दूसरे जो शासक थे स्लेव डायनेस्टी के, उसका नाम है इल्तुतमिश। ये सन इन लॉ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। टू कीप ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ नोबल्स ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स। तो नोबल्स की शक्तियों पर विराम लगाने के लिए इसने एक टीम बनाई 40 अपने वफादार स्लेव्स की, जो कि इस साम्राज्य में जो भी घटनाएं इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचाते थे। ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू इक्ताज which were given to the nobles and they had to maintain law and order and collect revenues from the इक्ताज। इसने अपने पूरे साम्राज्य को इक्ताज में बांट दिया और उसका एक हेड बनाया जिसको इक्तादार कहा जाता था, और वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, साथ ही साथ साम्राज्य के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी करते थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड द कॉपर जीतल्स। उसने मुद्राएं भी चलाई, चांदी के टंका और कॉपर के जीतल्स। ही वाज ए स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिप्लोमेट। यह एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने शासन व्यवस्था को चलाया। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जिसको शासक बनाया गया वो शासक उतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसको हटाकर जो उसकी सिस्टर थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट रूलर बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द नोबल्स टू बी सबसर्विएंट टू ए वुमन एंड देयर फॉर द नोबल्स ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड बदायूं रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। तो इसमें ढेर सारी क्वालिटीज़ थी, या कहिए सारी क्वालिटीज़ थी एक अच्छे शासक की, लेकिन जो नोबल्स थे उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था, स्वीकार नहीं था कि कोई महिला उनके ऊपर शासन चलाए। तो मुल्तान, लाहौर और बदायूं के जो नोबल्स थे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दे एक्यूज्ड हर ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू मलिक याकूत whom she raised to a high position of administrative। उन्होंने इसका भी विरोध किया, जो मलिक याकूत था एक उनका गुलाम था, उसको भी इन्होंने एक प्रशासन में एक उच्च पद दे दिया था जो कि उनको मंजूर नहीं था। सीरियस रिवेलियन वाज इंस्टिगेटेड बाय अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ भटिंडा। तो भटिंडा के जो गवर्नर थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा इनके खिलाफ। रजिया मार्च टुवर्ड भटिंडा टू क्वेल द रिवेलियन with her trusted Yakut, but they were waylaid and Yakut was killed and she was imprisoned। तो रजिया ने उस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा की तरफ ये बढ़ी अपने भरोसेमंद याकूत के साथ, लेकिन रास्ते में ही इनको पकड़ लिया गया, याकूत को मार दिया गया और इनको कैद कर लिया गया। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज टेकन ओवर बाय हर ब्रदर बहराइन। तो जब रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया तो दिल्ली की गद्दी पर इनके जो और जो भाई थे जैसे बहराइन, वो गद्दी पर बैठे। तो रजिया ने अब देखा कोई चारा नहीं है तो इसने क्या किया, भटिंडा के जो गवर्नर थे अल्तुनिया, उसके साथ शादी कर ली और फिर से एक प्रयास किया ताकि बहराइन को गद्दी से हटाकर दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठ सके, लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और ये दोनों मारे गए। अंतिम शासक या कहिए जो अंतिम मुख्य शासक है स्लेव डायनेस्टी का, वो है गयासुद्दीन बलबन, ग्रेट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड फॉल्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो इसने एक नीति चलाई थी ब्लड एंड आयरन रूल, और साथ ही साथ इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो एक मायने में नई थी। ही इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम टू कीप ए वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स, गवर्नर्स एंड अदर ऑफिशियल। इसने एक अपना जासूसी तंत्र बनाया
जिससे कि ये जो जितने भी नोबल्स गवर्नर्स थे या ऑफिशियल थे उन पर निगरानी रख सके। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा। सिजदा का इसने प्रचलन करवाया। सिजदा में लोगों को घुटने के बल बैठकर और सिर को ज़मीन में टच करना होता था। जिस तरह से हम किसी ईश्वर के सामने झुकते उस तरह से झुकना होता था। ही मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्टियर्स नोबल्स। इसने अपने दरबार में बहुत ही सख्त नियम बनाया, अनुशासन का पालन किया और इस वजह से ये अन्य शासकों से दूरी बनाकर भी रखता था। द स्लेव शासकों नहीं, अपने दरबारियों से, नोबल से ये दूरी बनाकर रखता था। द स्लेव डायनेस्टी कोलैप्स्ड विद इन 4 years ऑफ द डेथ ऑफ बलबन। और बलबन की मृत्यु के 4 साल के अंदर ही जो गुलाम वंश था ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ, द खलजी डायनेस्टी। तो खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो हैं जलालुद्दीन खलजी। ही वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी अंडर द ग्रैंड सन ऑफ बलबन। बलबन के ग्रैंड सन के अंदर जो आर्मी की टुकड़ी थी उसका संचालक था। एंड टुक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ खलजी डायनेस्टी। तो इसने मौके का फ़ायदा उठाया और खलजी डायनेस्टी की नींव डाली। अनफॉर्चुनेटली ही हिमसेल्फ वॉज 70 years ऑफ एज व्हेन ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड ही वॉज सून मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी। तो जिस समय यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय इसकी उम्र थी लगभग 70 वर्ष और ज़्यादा दिनों तक यह दिल्ली की गद्दी पर शासन नहीं कर पाया। इसके अपने ही नेफ्यू ने इसको मारकर दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। उसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझते हैं। ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वह एक बहुत ही अच्छा कमांडर भी था और प्रशासक भी था। ही हैड एम्बिशन टू बी ए वर्ल्ड कन्क्वर लाइक अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की तरह ही इसका भी जो एम्बिशन था वह था पूरी दुनिया पर राज करना। ही ऑब्जर्व दैट द नेटवर्क ऑफ स्पाइज वाज वीक। इसने देखा कि जो ये जासूसों का इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको सुधार करने के लिए इसने कुछ स्टेप्स उठाए। उन स्टेप्स को समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ स्पाइज टू कीप ए वॉच ऑन नोबल्स एंड गवर्नर। इसने एक जासूसों का एक सक्सेसफुल तंत्र बनाया जो कि इनके नोबल्स और गवर्नर पर निगरानी रख सके। प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ वाइन एंड रेस्ट्रिक्टेड सोशल गैदरिंग ऑफ नोबल्स। शराब की बिक्री पर रोक लगाया और साथ ही साथ जितने भी नोबल्स जो थे वो एक जगह इकट्ठे ना हो सकें इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल्स विच दे हैड रिसीव्ड एज गिफ्ट और ग्रांट्स। और साथ ही साथ जो नोबल्स की जो संपत्ति थी उस पर भी जो गिफ्ट के रूप में या ग्रांट्स के रूप में जो उनको मिला था उसको वापस ले लिया गया। अब रिवेन्यू पॉलिसी को समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो रिवेन्यू पॉलिसी थी वो किस प्रकार की थी। टू इंश्योर दैट he maintained enough stock of food and had enough money for his army, he raised the tax level to 50% of the produce of the peasants। तो अपने भोजन के खाद्यान्न के स्टॉक को बढ़ाने के लिए और आर्मी के लिए जो पैसों की ज़रूरत थी उसकी पूर्ति के लिए इसने जो टैक्स था पीजेंट्स के प्रोड्यूस पर, जो उत्पादन पर, उसको उसने क्या किया 50% तक राइज कर दिया। इसको खराज के नाम से जाना जाता है। इस टैक्स का नाम है खराज टैक्स। देयर वॉज टैक्सेज ऑन कैटल्स एंड हाउसेज एज वेल। तो होम टैक्स भी लागू कर दिया गया, मवेशियों पर भी टैक्स लागू कर दिया गया। द लैंड रिवेन्यू वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ यील्ड। और जो लैंड रिवेन्यू लिया जाता था उसका कैलकुलेशन जो होता था कि कितना उत्पादन हुआ है उसके आधार पर वो लैंड रिवेन्यू डिपेंड करता था। तो अब इसके बाद अगला जो डायनेस्टी है आपका वो है तुगलक डायनेस्टी। अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी समझा और खिलजी डायनेस्टी समझा। अब जो तीसरी डायनेस्टी जिसने दिल्ली पर राज किया वो है तुगलक डायनेस्टी। ए वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कई तरह के आंतरिक युद्ध छिड़ गए और उसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली निकला उसका साम्राज्य का स्थापना हो गया। तो ही केम इनटू द पावर आफ्टर डिफीटिंग खुसरू एंड किलिंग हिम। तो खुसरू को मारने के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। ही रीस्टोर्ड द लैंड्स टू नोबल्स एंड विच वर टेकन अवे बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स से जो उनकी संपत्तियां ले ली थी वापस इसने उनको लौटा दी नोबल्स को। ही इनकरेज्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव द मीन्स ऑफ इरिगेशन।
इसने खेती को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था में भी इम्प्रूवमेंट किया। द फेमस फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद वॉज बिल्ड बाय हिम। तो तुगलकाबाद का जो किला है वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। He died accidentally in 1325 CE and his son Muhammad bin Tughlaq became the ruler। तो दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई 1325 में, और इसके बाद इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक वो नए शासक के रूप में आया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, अ स्कॉलर एंड ए ब्रेव जनरल। वह एक बहुत ही जानकार कवि भी था, विद्वान भी था और एक बहादुर शासक भी था। He spelled out various policies, but the execution of policies was very weak. Therefore, he ended up cancelling his own policies। तो इसने कई तरह की नीतियां लागू की, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन था पॉलिसीज़ का वो बहुत ही बेकार था या कमज़ोर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, जिस वजह से इसको अपने सारे पॉलिसीज़ को खुद ही वापस लेना पड़ा। दिस मेड हिम ए लाफिंग स्टॉक एंड ए सब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। और इस वजह से ये एक हास्य का पात्र भी बन गया। Even today, if any person or authority gives out an order which is incorrect and unplanned, it is called as तुगलकी फरमान by people। आज भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई आदेश देता है कि जो कि सही नहीं हो या बिना प्लान किए आदेश दिया गया, उसको तुगलकी फरमान के कहा जाता है। तो इसके द्वारा कुछ जो पॉलिसीज़ लागू की गई और जिसको फिर वापस लिया इसने, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो पॉलिसी है वो है टैक्सेशन इन दोआब। ही इंक्रीज द टैक्स ऑन द दोआब एरिया विच वाज वेरी फर्टाइल। दोआब कहते हैं जहाँ नदियाँ आकर मिलती हैं। तो जो दोआब का एरिया है जो बहुत फर्टाइल था, वहाँ इसने टैक्स को बढ़ा दिया। द टैक्स वाज इंक्रीज एट ए टाइम व्हेन द मानसून फेल्ड एंड एग्रीकल्चर फेल्ड माइजरेबली लीडिंग टू ए फेमिन। तो जिस समय इसने टैक्स बढ़ाया उसी समय क्या हुआ, उस साल वर्षा नहीं हुई, खेती नहीं हो पाई और इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। और रिवेन्यू कलेक्टर जो थे उन्होंने बल प्रयोग करके लोगों से टैक्स वसूलने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसान जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, दे रिवोल्टेड। तो इस वजह से सुल्तान को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा। दूसरा जो फैसला था यूज ऑफ टोकन करेंसी। तुगलक इशूड कॉपर क्वाइंस एंड केप्ट देयर वैल्यू एट पार विद गोल्ड एंड सिल्वर वंस विच वर इन सर्कुलेशन अर्लियर। तो इसने क्या किया, कॉपर के सिक्कों को चलाया और इसकी वैल्यू जो थी सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर थी जो कि पहले चल रहे थे। ये स्कीम भी फेल हो गई क्योंकि सुल्तान जो है वो नए क्वाइन के इशू के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। पीपुल ने क्या किया, पीपुल जो लोग थे वो स्टार्टेड मिंटिंग फेक क्वाइंस। उन्होंने नकली सिक्के का प्रचलन शुरू कर दिया। तुगलक को जब ये अपने मिस्टेक का रियलाइज हुआ, पता चला, तो उसने अपने स्कीम को विड्रू कर लिया और इसके वजह से उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। उसे जितने भी सिक्के थे सारे कॉपर कॉइन्स को लेकर उसको सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट करना पड़ा, देना पड़ा लोगों को। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ये उसका तीसरा फैसला था जो कि उसे वापस लेना पड़ा। उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया। इसके डिसीजन से लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सारे लोगों को एक जगह से उठकर दूसरे दूर जगह पे जाना पड़ा जहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने यह भी रियलाइज़ किया कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर दौलताबाद से कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा और वापस इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो था फिरोज शाह तुगलक। ही ट्राइड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स। इसने खेती को में सुधार करने की कोशिश की और पीजेंट्स जो थे, कामगर वर्ग के जो लोग थे, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए। इसने कई सारे नहर बनवाए, कुएँ खोदवाए। ही आल्सो बिल्ड सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स। इसने कुछ महत्वपूर्ण शहरों की भी स्थापना की जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। इसने एक टैक्स लगाया गैर मुस्लिमों पर जिसको जिजिया टैक्स के नाम से जानते हैं, और इसने एक जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की जो कि इस्लामिक लॉज पर आधारित था। अब है आपका इन्वेशन ऑफ तैमूर। तैमूर एक तुर्किश चीफ था जो कि सेंट्रल एशिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करता था।
ही अटैक दिल्ली एंड ऑर्डर्ड ए जनरल मस्केयर विच रून्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया जिसमें कई लोगों को इसने लूटपाट के उद्देश्य से मार डाला। ही टुक अवे द वेल्थ ऑफ इंडिया टू सेंट्रल एशिया, और इंडिया के धन को लेकर वापस सेंट्रल एशिया चला गया। तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी भी धीरे धीरे समाप्त हो गया और जो नया डायनेस्टी आया वो है सैयद डायनेस्टी, जो कि लंबे समय तक नहीं रह पाया। वंस तैमूर लेफ्ट इंडिया, जब तैमूर भारत छोड़कर गया, एंड रिटर्न टू हिज एम्पायर द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज लेफ्ट टू द हैंड्स ऑफ हिज डिप्टी खिज्र खां। जब ये वापस गया तो दिल्ली की गद्दी जो थी उसने खिज्र खां के हाथ में छोड़ दी। खिज्र खां सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है, उसी ने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। दिस डायनेस्टी हैड 4 रूलर्स नेमली, तो 4 शासक हुए डायनेस्टी में, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह, और पहले शासक का नाम हम बता ही चुके हैं जो फाउंडर थे खिज्र खां। दिस डायनेस्टी डिड नॉट लीव एनी सिग्निफिकेंट मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ है नहीं। तो अगले डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं, वह है आपका लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी लेड द फाउंडेशन ऑफ द लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी इस साम्राज्य का, इस वंश का संस्थापक। ही वॉज सक्सीडेड बाय सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद जो अगला शासक बना वो था सिकंदर लोधी। ही रीस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड ए ट्रीटी ऑफ नॉन एग्रेशन विद द सुल्तान ऑफ बंगाल। तो बंगाल के शासकों के साथ भी इसने संधि की कि किसी तरह का उनके पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई और इसका जो सबसे मुख्य शासक हुआ वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी द सन ऑफ सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिज फादर इन 1570 CE। ही बिकेम अनपॉपुलर, यह बहुत ही अनपॉपुलर हुआ क्योंकि इसने नोबल्स को कोशिश की, इसने क्या किया, जो नोबल्स थे तो उसमें जो ओल्डर नोबल्स थे उनको गद्दी से हटा दिया या उनका पोस्ट लेकर कुछ को पनिशमेंट भी दिया और नए लोगों को इसने वहाँ नियुक्त कर दिया। फाइनली आलम खां द सुल्तान्स अंकल एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। और इसी सब वजह से, अनपॉपुलरिटी की वजह से, जो इनके खिलाफ थे, इसके अंकल आलम खां और पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी, उसने बाबर को निमंत्रण दिया कि वो भारत पे आक्रमण करे। और इसके साथ पानीपत का पहला युद्ध छिड़ा 1326 में, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली सल्तनत जो थी वो समाप्त हो गई और वहाँ पर मुग़लों का शासन की शुरुआत हो गई। तो इस पार्ट में दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बताया है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम मुग़लों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।